जय हिंद। मैं मनु आपके इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोगों का सब्जेक्ट है एजुकेशन। उससे संबंधित हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जून 2023 को इस समय टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं और हम लोग यहाँ पर यूनिट 10 को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी या इनकी पूरी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लिया। आज उसी के आगे हम लोग कर चलेंगे समावेश के विभिन्न शिक्षार्थियों की पहचान हमें कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर ऑफ इंक्लूसिव। ठीक है, आज हम बात करेंगे ठीक आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफिकेशन, ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स, ठीक, ऑफ डाइवर्स लर्नर, ठीक है, ऑफ डाइवर्स लर्नर ऑफ इंक्लूजन, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लिखेंगे समावेश के विभिन्न शिक्षार्थियों की पहचान। ठीक है, लिखेंगे समावेश की विभिन्न शिक्षार्थियों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसमें कहता है विकलांग छात्रों की पहचान करने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्या इसमें क्योंकि यह निर्धारित करता है कि सामान्य छात्र पूरी जनसंख्या में से कौन जो है विशिष्ट प्रकार का कानूनी रूप से और शैक्षिक अधिकारों के साथ अतिरिक्त संसाधनों और सेवाओं तक उसकी पहुंच का हकदार वो है। इस चीज के बारे में कहता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस who among the general student population entitled to unique and specific legal and educational right as well as access to extra resource and services। मतलब कि जो सरकार ने सभी के लिए नियम लागू किए वो तो उसको मिलेगा ही, साथ में उसको उसके अतिरिक्त उसकी क्या पहुंच है, उसकी क्या जरूरत है, उसको भी ध्यान में रखने के लिए इन लोगों की पहचान करी जाती है। ठीक, तो इसमें काफी ढेर सारी, जैसे आपको पता होगा कि इसको पता करने के लिए मतलब विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा अधिनियम जो है आपका क्या है, आपका IDEA। ठीक है, आइडिया क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है ये आपका इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल्स विथ individuals with disabilities, ठीक है, disabilities एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन एक्ट है आपका। ठीक, आइडिया का फुल फॉर्म आता है आपके एग्जाम में, कहता है कि इसमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम क्या बोलते हैं, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम। ठीक, ये होता है, कहता है कि इसके अंतर्गत विशेष शिक्षा सेवा के लिए जो पात्र होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो उनके लिए 21 वर्ष की आयु के बच्चों को निर्धारित करने के लिए पूर्ण और व्यक्तिगत प्रारंभिक मूल्यांकन प्राप्त करना होगा। मतलब कहते हैं टू बी एलिजिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विस अंडर द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट ए चाइल्ड एज 3 to 4, मतलब 3 से, मतलब इसमें क्या है 3 से 21 वर्ष तक की आयु है ना।
मतलब 3 से 3/21 must receive a full and individual initial evaluation to determine स्क्वायर का कि इनका मूल्यांकन करना होगा जो 3 से 6 साल की उम्र में हो और ऐसी सेवा पाने के लिए अधिकारी हो। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए हम डिटरमाइन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, कहेंगे यदि बच्चा विकलांग है तो उसके लिए होता है जैसे इफ द चाइल्ड हैज अ डिसेबिलिटी, कोई बच्चा विकलांग है तो उसके लिए होगा यदि बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं से की आवश्यकता हो तो उनकी सहायता करनी है हमें। ठीक, इतनी चीजें रहेंगी। अब इसमें सर, हाँ बोले सर ये एज का क्या है, मतलब किसके लिए, बच्चों के लिए होता है 3 से 21? हाँ, 3 से 21 वर्ष की आयु में जितने लोग भी हैं उनको इसमें बताया गया है, ठीक है, कि 3 से 21 वर्ष की आयु में जो इसके अंतर्गत आते हैं उनमें जो भी कमियां होंगी उसको ये उसके अनुसार जो है उनको अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब इसी में अगर आप जोड़ें इसमें जो है इन बच्चों को मतलब इसमें जो 13 जो डिसेबिलिटीज को बताया गया है। उन्होंने कहा कि मतलब कि बच्चे में 13 में से यदि कोई एक निःशक्तता की श्रेणी पाई जाती है तो उसको जो है उसको जो है वो चीजें सुविधाएं दी जाएगी ना, उसको जो है सुविधाएं दी जाएंगी। अब वो उन 13 के नाम क्या है, ठीक है, लिखेंगे चिल्ड्रन में भी फाउंड एलिजिबल इन, मतलब इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन के आधार पर उनमें 13 प्रकार की कमियां पाई जाती हैं। उन 13 में से कोई एक भी अगर उसमें होती है तो उनकी जो है हेल्प करी जाती है। क्लियर, लिखिए हम 13 के नाम दिख रहा है, इधर दिख रहा है। यस सर। ओके ओके, चलिए तो सबसे पहले नंबर 1 पर लिखेंगे सब। अब इसमें 13 चीजें 13 मतलब 13 निःशक्तताएं बताई है, 13 डिसेबिलिटीज बताई गई है, उसको नोट करेंगे। सबसे पहले आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म है आपका, ठीक है। ऑटिज्म क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रित, ठीक है, आत्म केंद्रित, ठीक है, ऑटिज्म बोलते हैं आत्म केंद्रित। दूसरा क्या होता है, डीप ब्लाइंडनेस होता है, लिखेंगे डीप ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, जो गहरा डीप जो मतलब एकदम से अंधा होता है ना, अंधा इन द सेंस कि उसकी दोनों आंखें काम नहीं करती हैं। ठीक, फिर आता है नंबर 3 डीपनेस, लिखिएगा ठीक। डीपनेस का मतलब डीपनेस कौन होता है, बहरापन, ठीक है ना, लिखिए बहरापन। नंबर 4 पे आपका आएगा इमोशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इमोशनल डिस्टर्ब बैलेंस, डिस्टर्ब बैलेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, भावनात्मक अशांति, ठीक। फिर नंबर 5 पे आपका आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट आता है, ठीक है ना। श्रवण दोष जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रवण दोष, श्रवण दोष। 6 नंबर पे हम बात करेंगे। 6 नंबर में आपका क्या आएगा, 6 नंबर पे आएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी,
ठीक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक, बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक। फिर नंबर 7, नंबर 7 पे आपका क्या आएगा, आपका नंबर 7 पर आएगा मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं, बहुविकलांगता, बहुविकलांगता। नंबर 8, नंबर 8 क्या आता है, आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, ठीक, आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, ठीक, आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को, ये हो गया आपका, ठीक है ना। फिर क्या, और आप क्या, 9 नंबर, 9 नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, 9 नंबर कहता है अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट, अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट आता है आपका, ठीक है ना, ये 9 हो गए। फिर क्या क्या आता है आपका 10 नंबर, 10 नंबर पे आपका आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आता है, मतलब कि विशिष्ट सीखने की क्षमता जो होती है। और 11 नंबर में आपका क्या आता है, 11 नंबर पे आपका आता है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट। और 12 नंबर पे क्या आएगा आपका, 12 नंबर पर आएगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है ना। सर इधर कट जा रहा है बोर्ड, हाँ, बोर्ड थोड़ा सा कट जा रहा है। ठीक, 12 नंबर में देखेंगे, 12 नंबर पर आपका आएगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक, इंजरी आती है, इसको बोलते हैं दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, ठीक, ये हो गया। और 13 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, 13 नंबर होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक, विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक ना। ये होती है, ये 13 की 13 की बात करी इसमें, तो इसमें 13 में देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले ऑटिज्म दिया है, डीप ब्लाइंडनेस दिया है आपका, वीकनेस दिया है, बहरापन दिया है, इमोशनल डिस्टर्बेंस दिया है, भावनात्मक अशांति दी है, फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण दोष है आपका, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता है आपका, फिर आपका 7 नंबर मल्टीपल डिसेबिलिटी आता है, बहुविकलांगता आता है, फिर आपका आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट आता है, हड्डियों संबंधित जो है, फिर अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट आता है, फिर आपका आता है 10 नंबर पे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आती है आपकी, फिर आता है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट आता है आपका, फिर
ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी दर्दनाक मस्तिष्क की चोट होती है आपकी। और लास्ट आता है विजुअल इंपेयरमेंट आता है आपका इतना। सर 12 वाले की हिंदी क्या है? किसकी? 12th की। 12th की लिखिए, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट। तो इतनी अगर कमियां पाई जाएंगी तो उसकी पहचान इन सब चीजों से कर सकती हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना है कौन बच्चे को जो सामान्य बच्चों को सुविधा मिलती है उनसे ज्यादा सुविधाएं दी जाए, तो उनके लिए ये 13 चीजें बताई गई हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ठीक जी सर। तो यहाँ पर जो है इन सभी की पहचान जो है विकासात्मक विकलांगता मतलब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें जो IDEA है ये भी कहीं ना कहीं अपनी चीजों को बताता है। इसमें बताया गया है जो IDEA के अनुरूप जो परिभाषा दी गई है, परिभाषा को याद रखना है। IDEA ने जो परिभाषा दी है यहाँ पर, ठीक ना, जो परिभाषा दी है उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि यह श्रेणी जो है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे या उस आयु की सीमा सबको समेट लेगी जो इसमें नहीं होते हैं। मतलब कुल मिला के इन्होंने 3 से 9 वर्ष की आयु में बताया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी समय ये पता चल जाता है। 3 से 9 वर्ष की आयु में जितनी भी डिसेबिलिटी है ये IDEA ने क्या बताया, यही याद रखना है। IDEA की डेफिनेशन में इन्होंने 3 से 9 वर्ष की आयु में बच्चों की सब चीजें पता चल जाती हैं इसमें क्या कमियां हैं। ठीक, ये है इंपॉर्टेंट इसका। ठीक है सर परिभाषा कौन सी दी है? हाँ, परिभाषा कौन सी दी है इन्होंने? परिभाषा इन्होंने ये बोला है, इसमें जो है इन्होंने कहा कि IDEA के अनुरूप जो परिभाषा थी, उन्होंने कहा कि निर्धारित कर, इसमें हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि जो बच्चे 3 से 9 वर्ष की श्रेणी में आते हैं उन सभी बच्चों वो उस आयु तक में सभी चीजों को वो समेट लेते हैं, सभी बीमारियों को समेट लेते हैं 3 से 9 वर्ष की आयु में आते हैं, क्योंकि तब तक पूरी की पूरी पहचान होती है। चाहे जो भी हो आपका उसमें आप पता कर सकते हैं, चाहे उसमें आत्मकेंद्रिता हो, चाहे डीप ब्लाइंडनेस हो, डीपनेस हो, इमोशनल डिसबैलेंस हो, आपकी या जितनी 13 से 13 है वो सब 3 से 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पता चल जाएगी। तो यही इन्होंने कहा है आपका। क्लियर? जी सर। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें इवैल्यूएशन, ठीक है, एजुकेशनल क्या था, एजुकेशनल इवैल्यूएशन मेथड के बारे में यहाँ पे बात करेगा। चलिए, ठीक है, मेथड से आपके यहाँ पर ये है आपका। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एजुकेशनल इवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, इसमें जो है सिस्टमैटिक कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है आपका। क्या होता है, सिस्टमैटिक। ठीक, सिस्टमैटिक जैसे हम करते हैं कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटीन्यूअस करते हैं, सिस्टमैटिक होता है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है आपका। ठीक, ये प्रोसेस इसके रूप में हम लोग काम करते हैं, ठीक ना, प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से इनका जो इवैल्यूएशन होता है एक व्यवस्थित क्रम से लगातार क्रम में हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब रिजल्ट के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये आगे काम करता है।
ठीक, तमाम तरीके की चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर इसमें देखते हैं अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, हम देखते हैं कि कहाँ से उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। तो इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। टाइप से क्वेश्चन आपको रिसर्च में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक, इसके दो टाइप होते हैं आपके। एक टाइप होता है आपका क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है ना। एक होता है आपका क्वालिटी ऑफ, ठीक, क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन। ठीक, क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन होता है। दूसरा टाइम ऑफ इवेल्युएशन होता है, टाइम ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन होता है, दूसरा टाइम ऑफ इवेल्युएशन होता है। क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन जो ये दो टाइप का जाता है विशेषताओं के आधार पर। तो एक क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा क्वालिटेटिव होता है। ठीक, एक क्वांटिटेटिव होता है और दूसरा क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। एक मतलब इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं संख्याओं के आधार पे परिमाणात्मक बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परिमाणात्मक, इसको बोलते हैं गुणात्मक। मतलब इसमें जो संख्या के आधार पर ये होता है, ये गुणों के आधार पर। ये क्या होता है? संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर होता है। दूसरा ये होता है क्या? गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर होता है। ठीक, इनके आधार पर होता है। ठीक, यहाँ पर कोई चीज हम करते हैं बालक में, उसका इवैल्यूएशन करते हैं संख्याओं के आधार पर करते हैं, दूसरे गुणों के आधार पर। जब टाइम वाला करते हैं, टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, ये होता है आपका, क्या होता है इसमें? ये आपका चाहे आता है, एक फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है। क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है, दूसरा समेटिव। क्या होता है? दूसरा समेटिव होता है। फॉर्मेटिव हम लोग रचनात्मक बोलते हैं या निर्माणात्मक बोलते हैं। ठीक, समेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जो पूरा का पूरा संकलनात्मक होता है। संकलनात्मक होता है आपका, ठीक है ना। इसमें क्या करता है? इसलिए कंटिन्यूअस, इसमें जो कंटिन्यूअस रूप में हम लोग देखते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है इसमें। ठीक, लगातार रूप में ये काम करता है। जबकि इसको हम देखते हैं ये एंड रूप में काम करता है। एंडिंग में हम लोग मूल्यांकन करते हैं ना, अंतिम मूल्यांकन जिसको बोलते हैं। अंतिम में जो मूल्यांकन करते हैं वो आपका इसके अंतर्गत आपका आता है। संकलनात्मक, देखिए ये क्या होता है आपका, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पता है। ये फॉर्मेटिव में क्या होता है कि जब कुछ कुछ दिनों में हम उसका मूल्यांकन करते हैं तब आता है आपका। समेटिव में क्या होता है? अंतिम में मूल्यांकन होता है कि पूरी यूनिट या पूरे सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब हम उसके बाद करते हैं उसका मूल्यांकन, तो ये समेटिव में आता है। फिर इसका इसमें कहता है टूल्स एंड टेक्निक दिया है। इसमें क्या दिया है? टूल्स एंड टेक्निक। टूल्स एंड टेक्निक, ठीक। टूल्स एंड टेक्निक में क्या दिया? रेटिंग स्केल जो आते हैं आपके, क्या आता है? रेटिंग स्केल। ठीक, रेटिंग स्केल जो होता है, रेटिंग स्केल आता है इसमें। और आपका ठीक, और क्या आता है इसमें? आपकी चेकलिस्ट आती है आपकी टूल्स में। क्या आती है? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आता है। और आपके आता है रूब्रिक्स आते हैं। ठीक, रूब्रिक्स आता है आपका। रूब्रिक्स के बाद एप्टीट्यूड स्केल आता है। फिर एप्टीट्यूड स्केल आता है।
स्केल आता है आपका। ठीक, इतनी चीजें आती है आपकी, ठीक है ना, ये आता है। लेकिन वही टेक्निक में क्या आता है, टेक्निक में आपका इंटरव्यू आता है, आपका टेक्निक में इंटरव्यू आता है आपका, ठीक है ना। इसमें प्रोसेस का देखते हैं, प्रोसेस वाला, प्रोसेस ये टेक्निक आपके उसमें आता है आपका। फिर ऑब्जर्वेशन इसमें आता है, ऑब्जर्वेशन आपका आता है। ऑब्जर्वेशन के बाद और क्या आता है आपका तो यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने, ठीक, सेक्शन बी हम लोगों का कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है नेहा, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। हेलो, जी सर। हाँ जी सर, नोट कर। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। जी सर, हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन बी को अब कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। तो सेक्शन सी में सबसे पहले आप देख लो, जान लो कि क्या क्या है। अब सेक्शन सी में है कि समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन, मतलब समावेशी कक्षाओं को हम लोग कैसे तैयार करें, उसके प्रबंधन को, उसके मैनेजमेंट को। तो उससे संबंधित हम लोगों ने बात पहले की थी ना कि क्लासरूम में जब बच्चे को वहाँ कॉलेज में, स्कूल में जाना होगा तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, उनका करिकुलम कैसा हो। तो पूरा का पूरा सिलेबस यही दिया हुआ है कि इसमें आधारित संरचना कैसी हो, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें कह रहा कि असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठचर्या और पाठचर्या अनुकूलन क्या हो। तो पाठचर्या के लिए हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि पाठचर्या कैसी होनी चाहिए उनकी, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक, कैसे होनी चाहिए, उनके नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। उनकी सहायता के लिए कौन कौन से हम लोग उपकरण दे सकते हैं जो उनके लिए पढ़ाई में काम देंगे, जैसे ब्रेल होता है, फिर चलने के लिए एक स्टिक होती है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो उनकी हेल्प करती हैं। उनके माता पिता जो है वो कैसे इसमें भूमिका निर्वाह कर सकते हैं, इसमें विद्यालय की क्या भूमिका होगी, अध्यापकों की क्या भूमिका होगी, और जो है समकक्ष साथियों या समकक्ष व्यक्तियों की क्या भूमिका होगी। ये इतनी चीजें सेक्शन सी में है आपका, ठीक है ना। सेक्शन सी में इतनी चीजें हैं। तो इसमें प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, प्लानिंग मैनेजमेंट की। तो इसमें इसको हम बता दें एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको जो है हम लोग तीन चीजों में देख सकते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं, ठीक। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट, जब प्लानिंग करेंगे सबसे पहले उनके बैठने की, उठने की, रहने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे, मानव संसाधन की, उनकी क्या नीड्स है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये दो पॉइंट हो गए। फिर मैनेजमेंट का तीसरा काम क्या होगा, मैनेजमेंट का तीसरा काम है इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, ठीक, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। तो ये मैनेजमेंट के तीन इंपॉर्टेंट वे में काम करेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसमें क्या होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, अरेंज ऑफ फर्नीचर, मतलब यहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था होगी, फर्नीचर होंगे, फर्नीचर के साथ रैंप होगा आपका, कॉलेज में रैंप्स बनते हैं ना, आपने देखा रैंप बनता है आपका। फिर इस पे डोर कैसे हो, डोर मीन्स दरवाजे, दरवाजे कैसे हो खोलने, आराम से धीरे धीरे खोलने वाले हो, मतलब ओपन और क्लोज का हम ध्यान रखेंगे कि ओपन अच्छे से हो और क्लोज अच्छे से हो, ठीक, ओपन अच्छे से हो क्लोज अच्छे हो। लाइटिंग वहां पे देखेंगे, ठीक, लाइटिंग देखेंगे हम लोग, लाइटिंग के साथ साथ और क्या देखेंगे, ठीक, इतनी मतलब कि ड्रिंकिंग के लिए देखेंगे, ठीक। तो आपको जितना भी लगता है उतनी चीजों को आप क्या है फर्नीचर या आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड, ठीक, उनके लिए कंप्यूटर्स होने चाहिए, सेट, तमाम ऐसी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ी जाती है जो बालकों, जो भी बच्चों के लिए काम आ सके, जो भी उनकी चीजों को पूरा कर सके। अब बात आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग क्या देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स में आपके स्टूडेंट होने चाहिए, स्टूडेंट हो, फिर ह्यूमन रिसोर्स में दूसरा टीचर्स होने चाहिए, ठीक, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, और ट्रेन टीचर्स या फिर ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, कैसे होंगे, ट्रेंड, ट्रेन टीचर, ठीक, ट्रेन टीचर्स होने चाहिए आपके, ये हो गया। फिर आपके इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस में क्या आ जाएगा आपका, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस में देखेंगे तो एक्टिव लर्निंग देखेंगे, इसमें एक्टिव एक्टिव लर्निंग देखेंगे हम लोग, एक्टिव लर्निंग पर नीड बेस्ड टेक्निक लगाएंगे हम लोग, इसमें नीड बेस्ड टेक्निक, नीड बेस्ड टेक्निक्स हो जाएगा आपका। फिर इसमें और क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल एंड इंडक्टिव ट्रेंड्स देख लगाएंगे, लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल इंडक्टिव, एक्सपेरिमेंटल इंडक्टिव ट्रेंड्स, ट्रेंड्स एंड लर्निंग, लर्निंग आपकी आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इतनी चीजें होती हैं, बस कुल मिला के हम लोग जो नई चीज, जितनी चीजें इसमें जोड़ सकते हैं उतनी चीजों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं पर आता है आपका करिकुलम, ठीक, इनका करिकुलम कैसा हो, तो करिकुलम एक शब्द में आपको बताना है कि इनका करिकुलम कैसा होना चाहिए। इनका करिकुलम इनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, मतलब नीड बेस्ड करिकुलम, लिखेंगे क्या, नीड बेस्ड करिकुलम, ठीक, नीड बेस्ड करिकुलम के बारे में ये बताते हैं हमको कि नीड बेस्ड इनका करिकुलम होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक, क्लियर है इतना पॉइंट, बताइए, हेलो, जी सर। हाँ, फिर ये करिकुलम हो, लेकिन वहीं पर आपके सिलेबस में लिखा है करिकुलम से 3 पॉइंट आपको बताने रहेंगे, ठीक। सबसे पहला सप्लीमेंट्री होता है, क्या होता है, ठीक, सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। दूसरा क्या होता है, सिंप्लीफाइड होता है, सिंप्लीफाइड
सिंप्लीफाइड होता है, सिंप्लीफाइड होता है। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका अल्टरनेटिव होता है। आपका क्या होता है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होता है, ठीक है ना, क्लियर। ये तीन होता है। अब देखिए सप्लीमेंट्री में होता है, सप्लीमेंट्री में आपको एक्स्ट्रा चीजें आपको उनको देनी होती है, क्या करना है, एक्स्ट्रा चीजें आपको उनको देनी होती है। फिर इसमें सिंपलीफाई में इस सिंपल तरीके से उनको बताया आपका। अल्टरनेटिव में क्या होता है कि उनकी जरूरत के अनुसार उनको चीजों को देनी चाहिए आपका, वैकल्पिक के तौर पे हो ना, वैकल्पिक के तौर पे हमें उनको चीजों को देना चाहिए यहाँ पे। क्लियर पॉइंट यहाँ पर इतने बताओ, इतने पॉइंट्स क्लियर है यहाँ पर? जी सर। चल ठीक, जस्ट इसमें जो है माता पिता की क्या है भूमिका होनी चाहिए आपकी। तो माता पिता की भूमिका आप जान रहे हैं कि माता पिता को क्या होना चाहिए कि वो जो है अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों तक पहुंचाए, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल्स में पहुंचाए, ताकि वो जो है समाज में अपने आप को किसी से कम ना आके और अपने भावी जीवन के लिए वो तैयार हो जाए अपना जीवन जीने के लिए। ठीक, यहाँ पर कहते हैं अध्यापकों की क्या भूमिका है, अध्यापकों की भूमिका ये है कि उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाने का काम करें। जब वो स्कूल्स में आते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल ना गिराएं, बल्कि कोई काम वो नहीं कर पाते हैं तो उनको मोटिवेट करें तो नहीं वो अच्छे से अच्छा काम वो अपना कर सकते हैं। क्लियर, तो ये चीजें थी इसमें। फिर इसमें विद्यालय की क्या भूमिका होती है, विद्यालय की भूमिका होती है कि वो समय समय पर छोटी छोटी प्रतियोगिताएं कराएं, जिससे छोटी छोटी प्रतियोगिताओं से बालकों में क्या होता है, एक उत्साह बना रहता है पढ़ाई का। ठीक, और नई नई चीजों को सीखने में उनके अंदर रुचि उत्पन्न होती रहती है कि हर एक 15 दिन में या एक महीने में ऐसे प्रतियोगिताएं विद्यालयों में कराई जाएंगी। विद्यालय की भूमिका ये है कि उनको जो है सामाजिक वातावरण प्रदान कर सके। ठीक है, विद्यालय की भूमिका क्या है कि विद्यालय की भूमिका है कि बालकों के लिए सामाजिक वातावरण उनको बनाकर दे सके। ठीक, क्लियर। तो ये आपका सी सेक्शन यहाँ पर खत्म होता है, सी यहाँ पर कंप्लीट होता है। डी में आपका आता है कि बाद इसमें जो है बैरियर्स समावेशी शिक्षा में। हाँ सर, ये इसमें जो डाइवर्स लर्नर वगैरह हैं वो सब नहीं करवाएंगे? डाइवर्स लर्नर सब शुरुआत में तो करा दिए थे, मार्कलाइट जो था डाइवर्स लर्नर था, असिस्टिव एंड एडेप्टिव है, ये असिस्टिव एंड एडेप्टिव करके है ना, टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर डाइवर्स लर्नर। हाँ क्या था, हाँ असिस्टिव एंड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्स लर्नर, हाँ ये है इसमें। जी सर। अच्छा, तो इसमें असिस्टिव एडेप्टिव डाइवर्स लर्नर है, उसमें क्या है, इसमें कहता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी को हम लोगों को यूज करना चाहिए। ठीक, असिस्टिव इसमें डिवाइसेस का होना चाहिए, इसमें आईसीटी का यूज हम करें, पीपीटी का हम यूज करें। ठीक है, इसमें जो एडेप्टिव टेक्नोलॉजी, एडेप्टिव का मतलब जो अनुकूलित कर सके, अनुकूलित जो हम कह सकते हैं अनुकूलित तकनीकी, जिसमें हम लोग जो है इनकी नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर, मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार डिवाइसेस का हम यूज कर सके। जैसे पीपीटी होगी तो पीपीटी ऐसी हम बनाएंगे जिसमें बोलती ही पीपीटी हो। ठीक है, जैसे वो बोले और बोलने के अनुसार ही, देखा होगा इन लोगों के लिए भी अब एक अच्छी तरीके से मोबाइल बनाया जाने लगा है, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में ढेर सारी सुविधाएं प्रदान करी जा रही हैं, जिसमें आपका ऑडियो होता है, ऑडियो विजुअल होता है, आईसीटी का प्रयोग करते हैं और पीपीटी के थ्रू हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें यह होता है आपका। क्लियर, इसमें लिखे ना प्रोडक्ट एंड इम्प्लीमेंट्स एंड प्रोसेसिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान और रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, उपचारात्मक
शिक्षा होता है, जिसमें हमने पहले ही बता रखा है कि क्लासरूम में जब कभी टीचर जो है नहीं टीचर जो बताता तो है, लेकिन उसमें चंद स्टूडेंट भी आते हैं ना टीचर से, जो टूरिस्ट जो टीचर जो है कुछ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकते हैं और रुकने के बाद बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, टीचर को नई टेक्निक देते हैं और तब उसके बाद चले आते हैं। तो ये होता है इसमें आपका इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना क्या होती है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना में होती है कि किसी एक पर्टिकुलर सभी बच्चों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन उस सब क्लास में जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है उसको और लोगों के बराबर लाने के लिए यहाँ पर वो उसमें काम करते हैं। आपका क्लियर? बताएं। जी सर। क्लियर है इतना? ठीक है। तो यहाँ पे अब बैरियर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें बैरियर्स क्या आएगा आपका। ठीक, तो बैरियर्स के बारे में आप खुद ही जानते हो, आप बताइए बैरियर्स क्या क्या आएंगे आपके। जैसे इनमें बैरियर्स कहाँ आएंगे, सबसे पहले सोशल में आएगा, दूसरा एजुकेशन में आएगा, तीसरा एटीट्यूड में आएगा। ठीक है, बैरियर्स कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक, बैरियर्स, ठीक, बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, बैरियर्स, तो बैरियर्स का अगर हम देखें तो बैरियर्स आपके तीन होंगे, तीन जगह से आएंगे। सबसे पहले सोशल, फिर आपका आता है एजुकेशनल, एजुकेशनल होता है, फिर आपका आता है क्या, आपका एक और आएगा एटीट्यूड में। ठीक, ठीक है ना, यहां पर क्या आएगा, इतनी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पर क्या होती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बाधाएं होती हैं, सबसे पहले सामाजिक बाधाओं से जब बच्चा निकलता है तब वो स्कूल तक पहुंचता है, स्कूल में जब वो पहुंचता है तो उसके एटीट्यूड की प्रॉब्लम उसमें दिखाई देने लगती है यहाँ पर। ठीक, तो ये होती है इसमें। अब वन बाय वन, सबसे पहले एटीट्यूड बैरियर्स क्या होता है। एटीट्यूड बैरियर में निगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है हमको। ठीक, जैसे वहां पे टीचर जो है उसको बालक को सही तरीके से नहीं ट्रीट करता है, वहां पे जो आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो भी उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। तो तमाम तरीके की जो एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है इसमें आपका आता है निगेटिव एटीट्यूड मिलकर आते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर। फिर एजुकेशनल बैरियर्स में क्या आएगा, एजुकेशनल बैरियर्स में एडमिशन, करिकुलम, ठीक है ना, क्लासरूम, लैक ऑफ फाउंड्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस का ना मिलना। मतलब एजुकेशन में जो आपकी एडमिशन से संबंधित जो होंगी, आपकी पाठ्यचर्या से संबंधित उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लासरूम से संबंधित उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक ना, उसके डिवाइसेस से संबंधित उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, तमाम ऐसी चीजें उसके अंदर आ सकती है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? सर नोट कराते जाइए। चलो लिखो, इसमें लिखिए निगेटिव, इसमें एटीट्यूड में निगेटिव एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड, ठीक, निगेटिव एटीट्यूड में लिखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स, लिखिएगा पेरेंट्स, पेरेंट्स आएगा। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, टीचर्स, टीचर्स आएगा। टीचर्स के साथ फिर आपका क्या आता है, अदर स्टेक होल्डर्स, अदर, ठीक है, अदर स्टेक होल्डर्स, अदर स्टेक होल्डर्स आता है आपका। ठीक है, फिर इसमें नॉर्मल स्टूडेंट भी आते हैं आपके, नॉर्मल स्टूडेंट आते हैं आपके। क्लियर है? तो हम लोग एजुकेशनल में बात करेंगे। एजुकेशनल में क्या आता है, एडमिशन में आपकी बैरियर्स में एडमिशन आता है, एडमिशन के बाद फिर आपके करिकुलम आता है,
करिकुलम आता है। करिकुलम के बाद फिर आपका आता है अनट्रेन्ड टीचर्स आता है। अनट्रेन्ड टीचर्स आते हैं। क्लासरूम साइज आता है। क्लासरूम्स आते हैं आपके, ठीक, क्लासरूम्स आता है। और असिस्टिव डिवाइस, डिवाइस आता है आपका। सोशल में क्या आता है? सोशल में आपका माइंडसेट आता है आपका। माइंडसेट आता है, सोच होती है, जैसे माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स बोल सकते हैं, माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी, ठीक, पेरेंट्स एंड सोसाइटी। फिर दूसरा क्या था? अवॉइडेंस, ठीक, अवॉइडेंस आता है। अवॉइडेंस मतलब क्या होता है? किसी को हम लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइडेंस आता है। फिर क्या था? नो कोऑपरेशन आता है। ठीक, नो कोऑपरेशन आता है आपका, ठीक। क्लियर है? और उसमें अगर हम कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं इक्वल इन्वायरमेंट, नो इक्वल इन्वायरमेंट होता है आपका इसमें, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं। क्लियर है पॉइंट? जी ठीक, तो यहाँ पे आती है। फिर इसके बाद क्या था? फैसिलिटेटर इन इंडिविजुअल इंडिविजुअल एजुकेशन, इंडिविजुअल क्या इंक्लूसिव एजुकेशन है। फैसिलिटीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या क्या फैसिलिटीज हम उसको दे सकते हैं, ठीक है ना? डेवलपिंग के लिए और कन्वर्सेशन के लिए, इंप्रूविंग के लिए, इसके फैसिलिटीज में लिख सकते हैं फैसिलिटेटर। तो और भी चीजें रहेंगी, तो इसको इतना कंप्लीट है पूरा आपका। जी सर। हाँ, तो और इतनी चीज जो चीजें और बची हैं उसको कल हम करा देंगे ना। थोड़ी सी बची लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट वे में है। उसमें कल की डेट के लिए क्या बचा है? उसमें आपको वही बचा है कि शिक्षा में बाधक कारक तत्व के हम लोग बात कर लिए, सामाजिक तथा शैक्षिक कार्य के बारे में बात कर लिया। अब भारत में समावेशी शिक्षा की समसामयिक स्थिति और आचार नीति की मुद्दे, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध में प्रवृत्तियां, इतनी है आपकी, ठीक। जी सर। जी सर, और रिसर्च ट्रेंड्स भी है। हाँ, करंट स्टेटस क्या चीज? रिसर्च ट्रेंड्स भी है, हाँ, इंक्लूसिव रिसर्च ट्रेंड एजुकेशन ऑफ में भी है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे हम लोग कल। रिसर्च ट्रेंड कैसे होना चाहिए जी कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, एक्शन रिसर्च का ज्यादा काम हम लोग करते हैं, इसमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बताएंगे कि इसमें इम्पेयरमेंट क्या हो, इम्प्रूव क्या हो, एडवर्टाइजिंग क्या हो, ये सब चीजें पूरे कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल लास्ट होगी ये, मान जी के सर। चलिए, ठीक। सर ये सेक्शन सी में जो पीयर्स है, ये क्या है? पीयर्स मीन्स होता है समूह, मतलब बच्चों का जो समूह होता है उससे संबंधित है पीयर्स। ओके सर। रुकिए देखते हैं कहाँ पर पीयर्स लिखा है। सेक्शन सी में लास्ट, रोल ऑफ पेरेंट्स, पीयर्स, हाँ, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, टीचर्स। पीयर्स मीन्स होता है समूह, पीयर मीन्स होता है समूह, होता है ना, पेयर बोलते हैं, पेयर, पीयर्स होता है ना। तो ओके उस सर। समूह होता है कि समूह में वो अपनी स्थिति कैसे देखते हैं समाज में या स्कूल में ना, तो वो है आपका, ओके सर। ठीक। चलिए कल हम लोग करेंगे इसकी, आई कंटिन्यू, ठीक है।
तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए सभी लोग मैसेज करके टाइप इनबॉक्स में। ठीक है, चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।